हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पूंजीबाजी का उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूंजीवाद ने सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। सामंती व्यवस्था मतलब ये कह सकते हैं जो पहले लोग घरों में छोटे छोटे टिटों खोलते थे ना, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। पूंजीवाद का अर्थ मशीन, उत्पादन यंत्र आदि है जिसका स्वामित्व पूंजीपतियों के पास था। यानी कि जो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, पैसा जो बिजनेसमैन होते थे उनके हाथ में था। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। उनका ये कंपनियां खोलने का मतलब उनका ये था सिर्फ उन्हें लाभ मिल सके। वे कारखानों के असली स्वामी थे। ये पूंजीपति लोगों को अपने कारखाने में कार्य करने के लिए निबंधित करते थे। मीन्स वो अपने पास उनको काम करने के लिए रख लेते थे। यानी कि अनुबंध मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप हमारे यहाँ पे काम करेंगे तो आपको पैसा देंगे। मजदूर कारखानों के स्वामियों के लिए कार्य करते थे और अपनी सेवा के बदले मजदूरी प्राप्त करते थे। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसके बदले उन्हें मजदूरी का पैसा मिलेगा। जैसा कि हम लोग कारखानों में जाते हैं, कुछ लोग सिलाई वाली मशीन में सिलाई मशीन काम करते हैं, कुछ लोग कपड़े की उसमें होते हैं तो कपड़े की मशीन में तो कपड़ों का निकालना, ब्रेड की कंपनियों में होते हैं ना, तो यही सब क्या था, मजदूरी करते, उसके बदले उन्हें पैसा मिलता था। इस व्यवस्था में संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में थी। यानी कि जो मालिक थे संपत्तियों के वो कौन थे? पूंजीपति, जिन्होंने वो कंपनी खोली है वो थे। इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान नगरों कस्बों का विकास था। और ये व्यवस्था का मूल मतलब क्या था कि हम कंपनियों को खोलें और वहाँ पे नगर और कस्बे हैं उनको विकास करें उनका। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग आकर कार्य करते थे और वो क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में आकर अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है कौन सा? साम्राज्यवाद का उदय। साम्राज्यवाद मीन्स अपने साम्राज्य को बढ़ाना, एक जहाँ पे उनका साम्राज्य उससे ज़्यादा क्षेत्र को बढ़ाना, ये था साम्राज्यवाद। इसका उदय हुआ कैसे? यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कच्चे माल की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बाजार की खोज की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि जो पूंजीपति लोग होते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी तो खोल ली, ठीक है। उसके बाद क्या था, कंपनी खोलने के बाद अब उन्हें अपने देश में तो सारी तरह से उन्होंने इस व्यवस्था कर ली, लेकिन अब उनको जो माल तैयार कर रहे थे उसको बेचने के लिए उन्हें और बाजार और लोगों की जरूरत थी जिनको वो माल बेच सके। इस सूत्र को जोड़ने वाली राष्ट्रवाद की भावना ने राष्ट्रीय राज्य बनाने में सहयोग दिया। इसी से क्या हुआ, जब उन्हें लगा कि हमें और जगह, जैसे हम आपसे कहें कोई चीज़ आप बना रहे हो उसको आपको बेचना है तो आप अपने घर में सबसे पहले बेचोगे। अब घर के सभी लोगों के पास वो चीज़ होगी तो आप क्या करोगे कि अपने पड़ोसी के पास जाओगे, उनको बेचने की कोशिश करोगे। तो यही चीज़ हुई, ठीक है। क्रांति के जोश के इन देशों गैर औद्योगिक क्षेत्रों और उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र में ये गैर औद्योगिक क्षेत्र मीन्स जहाँ पर ये कारखाने नहीं खुले थे, उन देशों की तरफ उन्होंने रुख किया ताकि वहाँ पे जाएं और सामान बेचें। नए देशों में पहुँचने वाले समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोपीय को तत्परता से उपनिवेशों को महान प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि उसी समय क्या हुआ, समुद्री मार्ग की खोज हो गई तो यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तुरंत उस समुद्री मार्ग का प्रयोग करके उन देशों में जाके पहुँचे और अपना व्यापार शुरू किया, दोहन किया। संसाधन का दोहन से मतलब है कि वहाँ पे गए और उनके पास जो चीज़ें थी उन सब का यूज़ करने लगे। एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर देश इस दिलेर यूरोपियों का मुख्य निशाना थे। यानी कि क्या था, निशाना थे। यानी कि जो एशिया और अफ्रीका के देश थे, कमज़ोर देश थे, ये सक्षम नहीं थे, विकसित देश नहीं थे। इनके में इन लोगों को क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपना निशाना बनाया। जहाँ वे व्यापार के लिए आए अपना उपनिवेश बैठाया। इस विस्तार को साम्राज्यवाद कहा। जहाँ पे वो लोग आए व्यापार के लिए, जैसे देखा हम अंग्रेज आए हमारे यहाँ, अंग्रेज आए पहले तो उन्होंने बिजनेस करने के लिए कहा और बाद में उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही उन्होंने और अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही किया। इस नीति को क्या बोलते थे, साम्राज्यवाद का विस्तार बोलते थे। जहाँ एक देश बलपूर्वक अपना प्रभाव दूसरे देश की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर डालता था। इसी वजह से क्या होता था कि बलपूर्वक उन्होंने क्या, जबरदस्ती करके अपने देश पे कब्जा कर लिया और अपने आर्थिक काम होते थे, राजनीतिक काम, उन सब में अपना प्रभाव छोड़ने लगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में एशिया की यूरोपियन व्यापारियों में सबसे प्रभावी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपनी कौन सी थी, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने राज्य किया वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आप लोग को अभी इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है अमेरिकी क्रांति।
इसको पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 18वीं शताब्दी चल रही थी, उसके मध्य में अमेरिकी क्रांति का राजनीतिक आंदोलन था। राजनीतिक आंदोलन मतलब क्या था कि वहाँ पर राजनीतिक जो दल थे उनके खिलाफ आंदोलन था वो, जिनमें 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेनी साम्राज्य से आज़ाद होकर संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक नया देश बनाया। यानी कि उसमें 13 जो उपनिवेश देश थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार थी उनसे आज़ाद होकर एक नया राष्ट्र बनाया, उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इस काल में 1775 से 1783 के मध्य उपनिवेशों ने बगावत की और ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति नामक युद्ध लड़ा। ठीक है, यानी कि इस समय जो इस ड्यूरेशन में क्या किया लोगों ने, जो उपनिवेशक देश थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया, उसको उन्हें अमेरिकन क्रांति नाम दिया, जिसे 1776 में अमेरिका और अन्य सहयोगी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी कि अमेरिका उसके साथ के सहयोगी जो देश थे उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फ्रांस ने नए अमेरिका की आर्थिक सहायता की और साथ ही सेना और नौसेना भेजकर यॉर्क टाउन में निर्णायक भूमिका निभाई। इस टाइम पे फ्रांस ने क्या किया, एक आर्थिक सहायता प्रदान की। उस समय जैसे देश आज़ाद हो रहा है तो उनके पास कुछ पैसा तो होगा नहीं, क्योंकि सब ब्रिटेन के अधिकार में था। तो उन्होंने किसने मदद की, फ्रांस ने उन लोगों की मदद की, अमेरिकन की, और सेना भेजकर उनने निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिकी क्रांति 2 रूप में महत्वपूर्ण थी। अब अमेरिका की जो क्रांति है उसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें सामने आई थी। कौन कौन सी? इसमें ब्रिटिश संसद को उपनिवेशों के प्रति उदार नीति अपनाने पर विवश किया, और दूसरा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशकों के क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शिकंजे से मुक्त करने की प्रेरणा दी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो क्या थी, अन्य देशों के प्रति उदार नीति मतलब पहले वो बहुत कठोर थे, वो चाहते थे कि कठोर नीति ना अपनाकर नॉर्मल नीति अपनाएं, उनको सहायता करें, उनको सम्मान दें, उस चीज़ के लिए उनकी बात भी सुनी जाए। और दूसरा क्या था, अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शिकंजे मुक्त करने की प्रेरणा। यानी कि और जितने भी 2 देश थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे उनको भी प्रेरणा मिली कि हम भी इस ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को अमेरिकन क्रांति ही पढ़नी है, इसके आगे का हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।